दूसरों को जेल भिजवाने वाले खुद जेल जाने से डर रहे हैं और रैलियों में रोते हुए नजर आ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं। 10 सालों तक लोगों को जेल में ही डालते रहे और जब अपना नंबर आया तो रैलियों में रोने लगे, लोगों के सामने इमोशनल कार्ड खेलने लगे। लेकिन लोग इमोशनल ना होते हुए लोग कहने लगे यह भी बहुरूपिया का एक रूप है। वह कहते हैं ना, एक कहावत है कि गांव में एक चौकीदार था, उसे डर लगता था अकेले, तो वह कहता था शेर आया, पूरा गांव भाग करके आ जाता था। कई दिनों तक ऐसे किया। एक दिन हकीकत में शेर आया और उस दिन चिल्लाया तो कोई नहीं आया। वही हाल इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आपने कभी सोचा था कि जो 10 सालों में तानाशाहियां किया हो और 95% का स्ट्राइक रेट है, 95% स्ट्राइक रेट विपक्षियों को जेल में डालने का है। ऐसे में आज खुद जेल से डर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान जो जम्मू कश्मीर में मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिया कि अगर 20 सीटें इंडिया गठबंधन की और आ गई होती तो आज यह लोग सब जेल में होते। इसके बाद तो रोना ही शुरू हो गया। 4 रैलियां प्रधानमंत्री की तय है हरियाणा के अंदर, और कल हरियाणा में भी थे और जम्मू कश्मीर में भी थे। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वहां कांग्रेस को कोसते हुए नजर आए और जम्मू कश्मीर में रोते हुए नजर आए। कहे कि अगर मैं हार गया तो लोग मुझे जेल में डाल देंगे। आप दर्शक थोड़ा जरा इसे समझने का प्रयास कीजिए कि लोकसभा चुनाव हो चला है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही है, तो जेल जाने का क्यों डर? राज्य का चुनाव हारने से केंद्र की सरकार पे क्या असर पड़ेगा? लेकिन सारी गुत्थी यहीं पे है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर एक चुनौती है नरेंद्र मोदी के लिए और नरेंद्र मोदी की राजनीतिक कैरियर के लिए। 17 सितंबर, आज से 2 दिन बाद 75 साल के हो जाएंगे नरेंद्र मोदी। कुर्सी छूटे नहीं छूट रही है, चिपका हुआ है, फेविक्विक का जोर है भाई, छूट नहीं रहा है। जिस दिन छूटा उस दिन दरवाजा जेल की तरफ जाएगा। वजह है, साफ है। जम्मू कश्मीर में इन्होंने कहा कि अगर मैं हारा तो मुझे जेल में डाल देंगे। लोग रो रहे थे, क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर से 370 और आर्टिकल 35A जो हटाया इन्होंने, वाहवाही कर रहे थे, दुनिया में डंका बजा रहे थे, और वही जम्मू कश्मीर अगर हार गए तो क्या होगा? पूरी दुनिया में थू-थू होगी और यह पोल पट्टी खुल जाएगी कि चंद लोगों के लिए ही यह हटाया गया कि वहां पे जमीन ले सके। जमीन कौन ले सकता है? अडानी ले सकते हैं, अंबानी ले सकते हैं, यही ले सकते हैं। दूसरा कोई तो वहां अपनी जान गंवाने जाएगा नहीं और उन्हें वहां जाना है नहीं। ऐसी सिचुएशन में हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों जगहों पर हर सर्वे यह कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं आ रही है। हर सर्वे कर रहा है और इनके काले चिट्ठे जो देश के सामने आए हैं, 10 सालों तक चुनाव नहीं होने दिए जम्मू कश्मीर के अंदर, और जम्मू कश्मीर जो पूर्ण राज्य का दर्जा था उसे 3 टुकड़ों में बांट दिया। लद्दाख के तरफ चाइना आगे बढ़ रहा है, आतंकवादियां गतिविधि फिर शुरू हो चुकी है और नरेंद्र मोदी विफल रहे। रोज हर रोज कुछ न कुछ घटनाएं आ रही है, कुछ मीडिया दिखा रही है और कुछ नहीं दिखा रही है। सच्चाई आपके दरवाजे तक नहीं पहुंच पा रही है। आपके सामने झूठे सपने, जो कहते हैं ना मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वही सपने दिखाए जा रहे हैं। दुर्भाग्य यह है, आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी के 136 विधायक, माफ कीजिएगा 134 सांसद जो जीत के आए हैं, आप कहिएगा 240 है। 106 सांसद जो है वह दरबदल वाले हैं, दूसरे दलों से आए हुए लोग हैं, वह भाजपा ही नहीं है। आरएसएस उन्हें भाजपा का सदस्य नहीं मानता, वह मोदी के लोग हैं। 136, 34 और आरएसएस
यह चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह से आजादी मिल जाए। और अगर हरियाणा और वह जम्मू कश्मीर हार गए तो नायडू नीतीश घात लगाए बैठे हैं। लेकिन इससे बड़ी बात, महाराष्ट्र के अंदर एनडीए और भाजपा टूट रही है। टूट गई कहे तो बेहतर होगा, क्योंकि भाजपा और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को छोड़ करके जाने वालों की अब तांता लग गए। यहां तक कि शरद पवार को हाउसफुल के बोर्ड लगाने पड़ गए कि भैया हमारी पार्टी में तो हाउसफुल हो चुका है, जितनी सीटें हमारे पास में है मैंने चॉइस कर लिया है किसे देना है, अब जो आएगा उसको टिकट मिलेगा, इस चीज की गारंटी नहीं है। सेम परिस्थितियां उद्धव ठाकरे के पास, उनके पास भी एकनाथ शिंदे से लोग आने का सिलसिला कर रहे हैं, भाजपा से जाने का सिलसिला कर रहे हैं, क्योंकि वह लोग देख रहे हैं कि उनका राजनीतिक भविष्य जो है वह समाप्त हो रहा है। और कोई भी अपना राजनीतिक भविष्य क्यों समाप्त करेगा? हर कोई मोदी तो है नहीं। मोदी जी तो आजा पाजा पेट में समाजा करके बैठ गए हैं, और अब बचा खुचा जो है वह अडानी लोग को फटाफट सौंप रहे हैं, कर्जे उर्जे मुक्त कर रहे हैं उनके। अब ऐसे सिचुएशन में एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों में 6 सांसद वह टूट कर उद्धव ठाकरे के साथ जा सकते हैं। कांग्रेस में भारतीय जनता पार्टी के लोगों का आने का तांता है, वह कांग्रेस में आना चाहते हैं। लगातार राहुल गांधी से संपर्क बना रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे से संपर्क बना रहे हैं, कोई प्रियंका गांधी से संपर्क साधने की कोशिश कर रहा है। यानी कि यह तय माना जा रहा है कि जिस दिन आचार संहिता लगेगा उस दिन अजीत पवार और एकनाथ शिंदे बिखर जाएंगे, उनकी पार्टी बची रहेगी, इस चीज की गारंटी नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। देवेंद्र फडणवीस को आगे कभी करना चाहती है, कभी पैर पीछे खींच रही है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस ही उद्धव ठाकरे शिवसेना और शरद पवार एनसीपी को तोड़ने के मुख्य किरदार है। इसलिए उन्हें महाराष्ट्र में गद्दार शब्द से नवाजा जा रहा है। आप दर्शक यह अब समझ लीजिए कि जिस तरह से परिस्थितियां हैं वह दुर्भाग्यपूर्ण है। एकनाथ शिंदे के लोग टूटते हैं, अगर हार के डर से टूट रहे हैं, यह ध्यान रखिएगा। सर्वे चौंका रहे हैं इन लोगों को। जमीनी हकीकत यह है कि तकरीबन 50-60 के आसपास ये लोग सिमट रहे हैं सब के सब। ऐसे में वह नेता अपनी राजनीतिक भविष्य तलाश रहे हैं जो उद्धव ठाकरे और एनसीपी को छोड़ करके गए थे। अजीत पवार कहने से हट नहीं रहे हैं कि मैंने अपने बहन सुप्रिया सुले के सामने अपनी पत्नी को खड़ा कर दिया, या मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब शरद पवार को याद आ रहा है, उन्हें कह रहे हैं कि चाचा से को मैंने ऐसे ऐसे शब्द कह दिए, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, क्योंकि पार्टी बिखर गई है। यही वजह रहा कि हरियाणा चुनाव के साथ महाराष्ट्र के चुनाव का ऐलान नहीं हुआ। यही वजह रहा कि झारखंड के अंदर चुनाव का ऐलान नहीं हुआ, जबकि हरियाणा के चुनाव के साथ ही होना चाहिए था, क्योंकि वजह साफ थी कि हरियाणा के अंदर जिस तरह से सर्वे आ रहे हैं और जो कारनामे भारतीय जनता पार्टी के उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर पौने 10 सालों में किए हैं। पौने 10 सालों में मनोहर लाल खट्टर ने गोलियां चलवा दी किसानों के ऊपर। किसानों को के साथ बर्बरता हुई है। 750 किसान आत्महत्या किए हैं 13 महीने के किसान आंदोलन के दौरान। और महाराष्ट्र हो जाता तो महाराष्ट्र में तो भगदड़ मची थी। लोकसभा चुनाव में मात्र 9 सीटों पर आकर के सिंगल डिजिट पे आके भारतीय जनता पार्टी सिमट गई, जो 14 और 19 के अंदर 48 में 41 लोकसभा की सीटें गठबंधन जीत के लाई थी। वह गठबंधन 17 सीटों पर आ गया और भारतीय जनता पार्टी सिंगल डिजिट पे आ गई 9 सीटों पर, जबकि 23 सीटों पर थी भारतीय जनता पार्टी और 9 सीटों पर आ गई। 14 सीटों की कमी, और कांग्रेस एक सीट पर जो थी वह 13 गुना उछाल मार करके 13 सीटों के साथ आ गई। इस वक्त महाराष्ट्र में अव्वल नंबर पर कांग्रेस है, अव्वल नंबर पर, बाकी सब नीचे।
और कांग्रेस का जनाधार लगातार बढ़ रहा है राहुल गांधी की वजह से। राहुल गांधी ने शरद पवार और उद्धव ठाकरे को भी संभाला। उनकी मुसीबत के समय राहुल गांधी साथ खड़े थे और आज उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। परिणाम यह है, साफ है कि जनता एक तरफा महाविकास अघाड़ी, जो इंडिया गठबंधन ही महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के नाम से जाना जाता है, महाविकास अघाड़ी की तरफ है। बदलापुर और छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं भूल सकते। प्रधानमंत्री माफी भी मांगे तो अकड़ के मांगे, कहते हैं ना रस्सी जल गई ऐठन नहीं गया, वही हाल रहे प्रधानमंत्री के। और माफी क्यों मांगे यह भी नहीं बताया, और ना ही छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो बनाया था उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई है अभी तक। और यह कहा जाता है कि 35 लाख में वह मूर्ति बनी और 40 करोड़ रुपए का फंडिंग था। 35 लाख की मूर्ति को 40 करोड़ रुपया बताया जा रहा है। पैसे खा कौन रहा है? और खुलेआम खुला खेल फर्रुखाबादी चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो रहा है। आरएसएस को यह चिंता सताया जा रहा है क्योंकि महाराष्ट्र के अंदर ही आरएसएस का हेडक्वार्टर है नागपुर में, और देवेंद्र फडणवीस नागपुर से ही आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं। और नितिन गडकरी को हाशिए पे डालने का प्रयास किया नरेंद्र मोदी ने, और 2024 लोकसभा चुनाव भी हरवाने का प्रयास किया, लेकिन नितिन गडकरी अपने नाम पर जीते। लेकिन नितिन गडकरी को बड़ी मुशक्कत करनी पड़ी। जो नितिन गडकरी कभी प्रचार में नहीं निकलते थे, सुबह 8 बजे से रात को 11 बजे तक उन्हें दौड़ते रहना पड़ा। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जिताएगा कौन? और नागपुर विदर्भ एरिया में आता है। 68 विधानसभा सीटें हैं और उसमें 50 से 55 सीटें वह इंडिया गठबंधन लाता हुआ नजर आ रहा है। हेडक्वार्टर आरएसएस का, और वहां भारतीय जनता पार्टी का वजूद समाप्त हो रहा है। यह आरएसएस को डरा रहा है। आरएसएस को इतना डरा रहा है कि आरएसएस को समझ नहीं आ रहा क्या करे। वह आजादी चाहता है नरेंद्र मोदी और अमित शाह से, लेकिन नीतीश कुमार के बारे में इस वक्त जो खबरें निकली, कुछ उसका परिणाम नहीं निकला, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे बयानबाजियों के तहत और मुलाकातों के तहत अंदर कुछ और गुल खिल रहा है। बैठक तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बयान तेजस्वी यादव दे रहे हैं, नीतीश कुमार चुप है और खेल लालू कर रहे हैं। अंदर अंदर सारी सेटिंग भी हो गई। आप दर्शक देखिए, जेपी नड्डा गए हुए थे, वहां पे जो कैबिनेट विस्तार की बात हुई, एक झटके में वह विस्तार ही रुक गया, चर्चा ही नहीं है कैबिनेट का। और यह कहा जा रहा है कि सारी चर्चाएं हो चुकी हैं, और यह भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की हामी भी हो गई है, लेकिन नीतीश कुमार के शर्तों पर नहीं, इंडिया गठबंधन की शर्तों पर। और नीतीश कुमार जाने को तैयार हैं। सब सर्वे का कमाल है। अब नीतीश कुमार की मजबूरी इंडिया गठबंधन में हो गई, लेकिन उधर चंद्रबाबू नायडू, कांग्रेस के लोगों से मुलाकातें हो रही हैं, कांग्रेस के लोगों से बात चर्चाएं हो रही हैं। रेवंत रेड्डी एक तरफ दिल्ली आते हैं चंद्रबाबू नायडू, और दूसरी तरफ रेवंत रेड्डी से मिलने का समय मांगते हैं, और नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद वहां चले जाते हैं चर्चा करने के लिए। रेवंत रेड्डी बहुत खास है चंद्रबाबू नायडू के, और रेवंत रेड्डी गांधी परिवार के बड़ी विश्वसनीय है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री। और डीके शिव कुमार की दोस्ती बड़ी रास आ रही है चंद्रबाबू नायडू से। कांग्रेस के डिप्टी सीएम है कर्नाटका के, और प्रदेश अध्यक्ष भी है। लेकिन चंद्रबाबू नायडू लगातार शरद पवार से संपर्क में है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी का खेल बिगड़ रहा है। एक एक करके सारी रणनीतियां सेट की जा रही है। यह वजह रहा कि नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हारे तो हम जेल चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर हारे तो एकनाथ शिंदे के 6 सांसद टूट करके वह चले जाएंगे उद्धव ठाकरे के साथ। पश्चिम बंगाल के 6 सांसद भारतीय जनता पार्टी की 12 ही जीत के आए हैं, और 6 तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी में चले जाएंगे।
12 240 में 12 सीटें घटा दीजिए, वह उपस्थित नहीं होंगे। 240 में 12 चला गया तो 128 सीट तो बचा, तो बहुमत का है। और नीतीश कुमार का कारनामा 12 के साथ वह हट जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू एक झटके में 16+2 18 सांसदों के साथ जोर का झटका देंगे, 4440 का झटका देंगे। अतरी भी पता नहीं चलेगी सरकार की। इसीलिए नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि अगर हारे तो हमको यह जेल में डाल देंगे। अब समझ में आया कि विधानसभा अगर हारे तो प्रधानमंत्री कैसे जेल जाएंगे। यह फार्मूला है।